क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी जीनियस लोग होते हैं वो अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देते हैं, क्योंकि वो माइंड की पावर को जानते हैं कि दिमाग किस तरह से काम करता है। तुम्हारा अचेतन मन हमेशा तुम्हारी बात को सुनता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तुम्हारे द्वारा कहा गया हर एक शब्द तुम्हारे दिमाग में जाता है और उससे तुम्हारे लिए घटनाएं बनाता है। अगर तुम अन्य लोगों से खुद को बेहतर नहीं मानते तो तुम सबसे बदतर बनते चले जाओगे। अगर तुम खुद को बेहतर मानना शुरू कर दो तो तुम वैसे ही बनने लगोगे। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर तुम लगातार खुद से कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत ही खराब है, अगर नहीं भी है तो हो जाएगी। अगर तुम खुद से कह रहे हो कि तुम सबसे बेहतर हो और एक दिन मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा, वो सब कुछ हासिल करूंगा जो मैंने सोचा है, तो तुम बन जाओगे। इस दुनिया से विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अचेतन मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि अचेतन मन हमारे चेतन मन से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, बात अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था। आज मैंने ये नया टॉपिक शुरू किया है। पिछले वीडियो में हमने राज्य सरकार को समाप्त किया था। आज नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, पंचायती राज व्यवस्था। आपके प्यार और सपोर्ट से धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर और हमारे व्यूज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि सपोर्ट वो चीज़ होती है जो गिरते इंसान को संभाल लेता है। तो वैसे ही आप सपोर्ट बन के साथ चलिए और नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे हम आगे भी इसी तरह से। तो आज हम शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक, पंचायती राज व्यवस्था। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहले हम इसमें जानेंगे कि भारत में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या आवश्यकता थी कि पंचायती राज स्थापित करना पड़ा? तो इसके तीन मेजर कारण थे पंचायत राज स्थापित करने के। सबसे पहला कारण था ग्राम स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना, और दूसरा जनता की भागीदारी को बढ़ाना, और तीसरा कारण था गांवों के विकास में तेजी लाना। ये तीन कारण थे। भारत जैसे विशाल देश में जहां पर लाखों गांव हैं, स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि केवल केंद्र और राज्य सरकारें ही सभी गांवों की समस्याओं को हल नहीं कर सकती हैं। इसलिए जरूरत थी कि ग्राम स्तर पर भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, जहां लोग स्वयं अपने विकास कार्यों का निर्णय लें। यही सोच पंचायती राज व्यवस्था की नींव बनी थी। लोकतंत्र का असली मतलब होता है जनता का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए। लेकिन जब तक गांव का व्यक्ति निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा, लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। इसलिए पंचायती राज लाया गया ताकि गांव का हर व्यक्ति अपने विकास कार्यों में भाग ले सके। तो यही कारण था भारत में पंचायती व्यवस्था को शुरू करने का। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पंचायती राज व्यवस्था के जनक वायसराय रिपन को माना जाता है। इनका जो कार्यकाल था वो 1880 से 1884 ईस्वी तक माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले इस जैसी योजना की जो है शुरुआत हुई थी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है, क्योंकि भारत में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई है। तो उसके जनक है बलवंत राय मेहता। ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। और भारत में स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जनक कौन है? वायसराय रिपन। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, नागौर जिला, राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी यानी गांधी जयंती के दिन। किसने शुरुआत की थी? भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू के द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में सबसे पहले। उसके बाद दूसरा राज्य जो बना पंचायत राज स्थापित करने वाला वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को ऐसे ही पंचायत राज की स्थापना हुई। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है पंचायती राज का। आगे हम जानेंगे पंचायत राज से संबंधित प्रमुख समितियां।
जिन्होंने पंचायती राज के विकास में काफ़ी अहम योगदान निभाया, वो सारी समितियों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति। ये इसका गठन हुआ था 1957 में। गठन वर्ष 1957 में है। अध्यक्ष थे इसके बलवंत राय मेहता। इनकी प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं। तो प्रमुख सिफारिशों में इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। 3 स्तर कौन कौन से हैं? इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 स्तर वाली पंचायती राज प्रणाली की इन्होंने सिफारिश की और यही भारत में लागू है। आगे बात कर लेते हैं। इन्होंने अगली सिफारिश में कहा पंचायत समिति को विकास कार्यों का मुख्य केंद्र बनाया जाए। उसके बाद प्रत्यक्ष चुनाव केवल ग्राम पंचायत स्तर पर हो, यानी इनमें से जो 3 स्तर थे, इनमें से जो प्रत्यक्ष चुनाव है वो केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही होने चाहिए। ये बात इन्होंने रखी। उसके बाद सरकार का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो, यानी जो भी सरकार है उसका इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो, न्यूनतम उनका जो है या ज़्यादा उनकी जो भागीदारी नहीं हो सरकार की। उसके बाद आगे उन्होंने कहा जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हो। पंचायतों को विकास योजनाओं का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी जाए। जो पंचायत है उनको विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की, विकास योजनाओं की जो कार्य है उनको लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों को ही दी जाए। ये इन्होंने सिफारिश रखी। इनकी सिफारिश का परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू हुआ इनकी सिफारिश के बाद। उसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों ने भी इसे अपना लिया पंचायती राज को। आगे हम बात कर लेते हैं दूसरी समिति की, जिसका नाम है अशोक मेहता समिति 1977। ये समिति 1977 में गठित हुई। इसका गठन वर्ष 1977 है। अध्यक्ष थे अशोक मेहता। संदर्भ में हम जाने तो जनता पार्टी की सरकार के समय स्थानीय शासन को पुनर्गठित करने के लिए इसको लाया गया था। इनकी प्रमुख सिफारिशें, जैसे इन्होंने सिफारिश की 2 स्तरीय प्रणाली की, 2 टियर सिस्टम का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया, लेकिन इन्होंने 2 स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। कौन कौन से 2 स्तर उन्होंने बताए? पहला था जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिसमें 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक समूह बनाना। ठीक है, तो ये इन्होंने सुझाव दिए। इन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का सुझाव नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने कहा जिले को विकास की मुख्य इकाई के रूप में घोषित किया जाए और राजनीतिक दलों की भागीदारी को आवश्यक बताया। इन्होंने कहा कि इस 2 स्तरीय प्रणाली में जो राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं जैसे राज्य सरकार, इसकी भागीदारी आवश्यक होनी चाहिए। ये उन्होंने अपनी सुझाव में, सिफारिशों में सुझाव दिया, लेकिन सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। आगे उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा वित्तीय आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाए, क्योंकि पंचायतों को वित्त मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाए, और पंचायत परिषद के गठन की सिफारिश की। उसके बाद इन्होंने कहा ब्लॉक अधिकारी को जिला परिषद के अधीन लाने का सुझाव दिया। जो भी ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ब्लॉक ऑफिसर होता है, उसको जिला परिषद के अधीन कार्य करने का उसको सुझाव दिया सरकार को। उसके बाद इन्होंने कहा न्याय पंचायतों का भी गठन किया जाना चाहिए। न्याय पंचायत जो होती हैं, ये जो है 4 से 5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक न्याय पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है, 4 से 5 ग्राम पंचायत मिलकर जो एक न्याय पंचायत जो है बनाई जाए, इन्होंने इसका सुझाव दिया। परिणाम क्या हुआ था? कुछ राज्यों ने इन सिफारिशों को अपनाया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये लागू नहीं हो सकी इनकी सिफारिशें। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगली समिति की, तो अगली समिति है GV राव समिति। इसका गठन हुआ था 1985 में। समिति का गठन वर्ष है 1985। अध्यक्ष थे इसके GV राव। पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अंतर्गत इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति की प्रमुख सिफारिशों पर गौर कर लेते हैं। जैसे जिले यानी डिस्ट्रिक्ट को विकास प्रशासन का मुख्य केंद्र बनाया जाए। इन्होंने कहा कि जिले को जो है विकास प्रशासन का मुख्य केंद्र बनाया जाए, यानी ग्राम स्तर पर ना तो ग्राम पंचायत हो, ना ही मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो, केवल जो है जिला स्तर पर ही प्रशासनिक कार्यों को किया जाए और वही मुख्य केंद्र बनाया जाए। आगे हम बात कर लेते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद को सभी विकास योजनाओं के संचालन का अधिकार दिया जाए। जैसे हमने बात की ऊपर, पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन का अंग बनाया जाए। ठीक, प्रशासन का अंग बनाया जाए, लेकिन सारी जो शक्तियां हैं वो जिला परिषद के अधीन हो
उसके बाद इन्होंने कहा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन में स्थानीय स्वशासन हेतु पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए। जो भी योजना आयोग है, योजना लागू करने वाला, तो उसमें स्थानीय स्वशासन जो है, जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उसमें जो अलग से एक विभाग, अलग से एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए। ये इन्होंने अपनी सिफारिशों में बात रखी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगली समिति की। ये है LM सिंघवी समिति 1986। इस समिति का गठन वर्ष 1986 है। इसके अध्यक्ष थे LM सिंघवी। इन्होंने अपनी सिफारिशों में कहा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया जाए। तो ध्यान रखना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात सबसे पहले किसने कही थी? वो कही थी LM सिंघवी समिति ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार लगा हुआ है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने वाली बात किस समिति के द्वारा की गई? तो वो थी LM सिंघवी समिति। इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, क्योंकि तभी जो है संपूर्ण देश में इनको लागू किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं। ग्राम सभा को लोकतंत्र की जड़ बताया इन्होंने, और कहा ग्राम न्यायालय की स्थापना की सिफारिश भी इन्होंने की। आगे इन्होंने कहा पंचायतों को ग्राम स्वराज की भावना से सशक्त बनाया जाए। तो ये इन्होंने अपनी सिफारिशों में बात सरकार के सामने रखी। उसका परिणाम क्या हुआ? इस समिति की सिफारिशों पर ही 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया था, जिसको हम आज ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं अगली समिति की। यह है PK थुंगन समिति 1989। इस समिति का गठन 1989 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे PK थुंगन मेहता। इस समिति का उद्देश्य था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित प्रावधान तैयार करना। प्रमुख सिफारिशें क्या थी समिति की? इन्होंने कहा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा जाए। पंचायतों के लिए संवैधानिक संरक्षण, कार्यकाल और वित्तीय अधिकार निर्धारित किए जाए। इन्होंने कहा पंचायतों के लिए संवैधानिक संरक्षण हो, उसका कार्यकाल निश्चित हो और उसको वित्तीय अधिकार दिए जाएं, ताकि वो विकास योजनाओं को जो है सुचारू रूप से चला सके। आगे इन्होंने कहा राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव भी इन्होंने कहा, क्योंकि पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त और उनके चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी होना चाहिए। ये इन्होंने अपनी सिफारिशों में बात रखी, जिसके फलस्वरूप आया हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। आइए इसको देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। क्या इसमें चीजें हुई, क्या चीजें लागू हुई, इनको हम जानते हैं अच्छे से। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लागू होने की तिथि की। तो ये संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, लेकिन संशोधन कब हुआ था? 1992 में। तो इसकी दो डेट है, ध्यान रखना। लागू हुआ 1993 में और संशोधन कब हुआ था? 1992 में। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। इस दिन भारत में पंचायती राज प्रणाली संवैधानिक रूप से लागू हुई। इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये लागू जो हुआ था 24 अप्रैल को हुआ था। इस कारण राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है इस तिथि को। आगे इस बात कर लेते हैं जो अधिनियम है इसके उद्देश्यों की। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस अधिनियम के? ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। तो उसको ध्यान रखना, आसान भाषा में बता देते हैं। सत्ता का बंटवारा यानी सत्ता किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक संस्था के हाथों में ना होकर सत्ता का बंटवारा हो जाए, राज्यों में अलग और गांवों में अलग। इस तरह से इसका बंटवारा किया गया। और इन्होंने आगे कहा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। इस संविधान संशोधन में ये हुआ। उसके बाद ग्रामीण जनता की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना। ये इस अधिनियम के या इस संशोधन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल थे। उसके बाद आगे क्या हुआ? संविधान में जोड़े गए प्रावधान। इस संशोधन के द्वारा कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए? भी सबसे पहले जोड़ा गया नया भाग, और भाग का नाम था भाग 9। संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 9 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो भाग 9 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का प्रावधान किया गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ का प्रावधान है। उसके बाद इस संशोधन के द्वारा नई अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में 29 विषय यानी इसमें
29 विषय शामिल किए गए जिन पर पंचायतें कार्य करती है, जिनमें से कुछ विषय हैं जैसे कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन और ग्रामीण उद्योग। ये इनमें से कुछ विषय हैं। तो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं पंचायतों के निर्वाचन की। इलेक्शंस कैसे होता है? तो प्रत्येक पंचायत का चुनाव हर 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से चुनाव कराया जाएगा और चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय यानी प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा चुनाव कराया जाता है। हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष का है इस चुनाव में वोट कर सकता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं पंचायत भंग होने पर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव आवश्यक है। यानी अगर पंचायत बीच में भंग हो गई है तो 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव कराना अनिवार्य है तथा चुनाव शेष अवधि के लिए होगा। यानी जितनी भी शेष अवधि बची है उसी अवधि के लिए चुनाव होगा, ना कि दोबारा से 5 साल की अवधि के लिए। यानी 3 साल के बाद अगर ग्राम पंचायत भंग हो गई है तो शेष जो चुनाव होगा अगले 2 वर्षों के लिए होगा। आगे बात कर लेते हैं पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु किस वर्ष होनी चाहिए। कोई भी वह व्यक्ति जो पंचायत का सदस्य बनना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो ऐसे ही ग्राम प्रधान बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे बात करते हैं सभी स्तरों पर चुनाव कराने के लिए बनेगा क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। इस संविधान संशोधन में सिफारिश की गई। सभी स्तरों पर जो चुनाव जो कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग जो है ग्राम पंचायतों के चुनाव कराएगा। आगे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, पंचायतों में आरक्षण की। तो पंचायतों में वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित हैं। यानी 1/3 का मतलब 33% भी होता है। तो महिलाओं के लिए 33% सीटों का जो आरक्षण दिया गया। लेकिन इसके बाद कई राज्यों में इन सीटों को जो आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया। महिलाओं के लिए जो आरक्षण था वो कई राज्यों में 50% भी, जैसे बिहार में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50% कर दिया गया है। ऐसे कई राज्य हैं। उसके बाद यह आरक्षण सदस्यता और अध्यक्ष पद दोनों पर लागू होता है। उम्मीद है बात एकदम से क्लियर हो रही होगी। सारी चीजें, सारे डाउट्स जो आपके हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्लियर करा पा रहा हूँ और चीजें टू द पॉइंट सीरीज में चल रही हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बात करूँ वित्तीय प्रावधानों की, फाइनेंशियल प्रोविजंस क्या है, तो इसमें कहा गया पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग बनेगा। इस संविधान संशोधन में पंचायतों के लिए अलग से एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग हर 5 वर्ष में गठित होगा और राज्य सरकार को सुझाव देगा। उसके बाद करों का बंटवारा किया जाएगा, वित्तीय संसाधनों का आवंटन होगा और पंचायतों की आय बढ़ाने के उपाय इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें 73वें संविधान संशोधन में की गई। जो मुख्य पॉइंट थे, जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप एक एक करके चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और हम आगे की चीज़ें देखेंगे। यानी हम नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ दिन। जय हिंद।